हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल यूपीएससी विपिन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं? मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। हम आज इसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? गुलाम वंश को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। गुलाम वंश से संबंधित सभी प्रकार की बातें हम अपने क्लास में कवर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। क्या कहते जाइए? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आप सभी लोग हमारे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। जब हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की कंप्लीट तैयारी लाइव क्लासेस के माध्यम से कराएंगे। क्या? लाइव क्लासेस के माध्यम से कराएंगे। हम आपको अपने चैनल पर यूपीएससी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। क्या? सभी प्रकार की जानकारी अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की क्लासें उपलब्ध कराते हैं। और 2023 जो हमारा टारगेट बैच है हम उसको प्रारंभ कर चुके हैं। क्या? 2023 जो बैच है हम उसको प्रारंभ कर चुके हैं और हमने इसमें कुछ विषयों पर क्लासेस भी अपलोड कर दी हैं। क्या? कुछ विषयों पर हमने इस पर क्लासेस भी अपलोड कर दी हैं। आप सभी लोग हमारे क्लासेस को कंटिन्यू देखते जाइए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित पूरी तैयारी हो जाएगी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से 2023 के लिए जो प्रीलिम्स में विषय महत्वपूर्ण हैं उन हम सभी विषयों पर अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते जा रहे हैं। क्या कहते जा रहे हैं? अपलोड करते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हमने आपके लिए विभिन्न प्रकार की क्लासें अपडेट कर दी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि 2023 प्रीलिम्स के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। आपसे प्रीलिम्स की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि प्रीलिम्स से संबंधित सभी विषयों को हम अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। और यूट्यूब के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर फ्री पढ़ाए और सभी क्लासें उपलब्ध कराए। यानी कि हम आपको जौन विषय भी आरंभ करेंगे, यानी कि हम जिस विषय को भी आरंभ करेंगे उसको हम सभी चैप्टरों के साथ कवर करते हुए अंत तक लेकर चलेंगे। यानी कि आरंभ से हम अंत तक चलेंगे सभी चैप्टरों को कवर करते हुए। आप लोगों से सिर्फ हमारा एक ही आग्रह और निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आइए हम अब आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे गुलाम वंश। क्या करेंगे? गुलाम वंश। और हम एक ही क्लास में गुलाम वंश को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? एक ही क्लास में गुलाम वंश को हम कंप्लीट करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। दिल्ली सल्तनत। क्या? दिल्ली सल्तनत।
क्या दिल्ली सल्तनत यह काल 1206 से 1526 तक चला। जो दिल्ली सल्तनत काल है इसका कार्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। क्या चला? 1206 से 1526 ईस्वी तक चला, जिसमें पहला जो था गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। क्या चला? गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। क्या चला? 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश, जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। सैयद वंश 1414 से 1491 ईस्वी तक चला। सैयद वंश 1414 से 1491 ईस्वी तक चला। और लोधी वंश 1491 से 1526 ईस्वी तक चला। क्या? लोधी वंश 1491 से 1526 ईस्वी तक चला। यह हमारे दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं। क्या है? दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं। हम इनको आपको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? इसको हम आपको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश। आइए अब हम इसमें एक बेहतरीन ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें याद कराते हैं। इसकी ट्रिक है गुड़। क्या है? गुड़ खा, गुड़ खा, गुड़ खा तसले। क्या है? तसले। गुड़ खा तसले। ये हमारी ट्रिक है। क्या है? गुड़ खा तसले। क्या है? गुड़ खा तसले। इसका हम आपको बताते हैं। गुड़ से हो गया गुलाम वंश। क्या हो गया? गुड़ से हो गया हमारा गुलाम वंश। क्या हो गया? गुड़ से हो गया हमारा गुलाम वंश। खा से हो गया हमारा खिलजी वंश। क्या हो गया? खा से हो गया हमारा खिलजी वंश। ता से हो गया हमारा तुगलक वंश। क्या हो गया? ता से हो गया हमारा तुगलक वंश। सा से हो गया हमारा सैयद वंश। क्या हो गया? सा से हो गया हमारा सैयद वंश। और ला से हमारा हो गया लोधी वंश। क्या हो गया? लोधी वंश। इससे हमारे दिल्ली सल्तनत के 5 वंश आसानी से याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आसानी से याद हो जाएंगे। गुड़ खा तसले। गुड़ खा तसले का मतलब है गुड़ से हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया हमारा खिलजी वंश, ता से हो गया हमारा तुगलक वंश, सा से हो गया हमारा सैयद वंश और ला से हमारा हो गया लोधी वंश। क्या होगी हमारी ट्रेन? गुड़ खा तसले। इसको याद करो भी। गुड़ खा तसले। फिर से एक बार बोलो, गुड़ खा तसले। यह हमारी दिल्ली सल्तनत की जो 5 वंश है, वह 5 वंश इस आधार पर आप याद कर सकते हैं। गुड़ खा तसले। गुड़ का मतलब होता है गुलाम वंश, खा का मतलब होता है खिलजी वंश, ता का मतलब होता है तुगलक वंश, सा का मतलब होता है सैयद वंश और ला का मतलब होता है लोधी वंश। क्या होता है? लोधी वंश। ये हो गए हमारे गुड़ खा तसले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये हमारे 5 वंश हो गए। आइए अब हम आगे प्रारंभ कहते हैं अपने क्लास को। क्या? आगे की ओर क्लास को लेकर चलते हैं। जो हमारा गुलाम वंश है, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। क्या चला? 1226 से
1290 ईस्वी तक चला। इसमें पहला जो शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। क्या रहा? 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। फिर दूसरा था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। क्या रहा? इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रहीं। क्या? रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रहीं। फिर इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, जो 1265 से 1287 तक रहा। क्या? गयासुद्दीन बलबन है, जो गयासुद्दीन बलबन है, यह 1265 से 1287 तक रहा। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा गुलाम वंश है, क्या है? गुलाम वंश, इसको हम मानते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में मुख्य 4 ही शासक हुए। क्या हुए? गुलाम वंश में सिर्फ 4 ही शासक हुए। पहला शासक था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक था हमारा इल्तुतमिश, दूसरा शासक था हमारा इल्तुतमिश। तीसरा शासक नहीं है, शासका थी रजिया सुल्तान। क्या थी? रजिया सुल्तान। और फिर लास्ट में आते हैं हमारे गयासुद्दीन बलबन। क्या आते हैं? गयासुद्दीन बलबन। और इन्हीं के बाद गुलाम वंश का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके बाद गुलाम वंश का अंत हो जाता है। आइए अब हम गुलाम वंश को एक एक शासक के द्वारा पूरे कार्य को देखते हैं। क्या? एक एक शासक के द्वारा पूरे गुलाम वंश को पढ़ने का प्रयास करते हैं और हम देखते हैं कि गुलाम वंश में ऐसे क्या क्या कार्य हुए और ऐसे कौन कौन सी उपाधियाँ गुलाम वंश के शासकों ने अपने लिए धारण की और विभिन्न प्रकार की सिक्कों का भी प्रचलन किया, और हम उन सिक्कों के बारे में भी इसमें कवर करते चलेंगे। आइए अब हम देखते हैं आगे की कहानी को कि गुलाम वंश में जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वह अपने गुलाम वंश के संस्थापक हैं, और गुलाम वंश में जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसको भी हम कवर करते चलते हैं। जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही लाहौर को राजधानी बनाया। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही राजधानी बनाया किसको? लाहौर को। और 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। क्या? 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये कुतुबी, क्या? कुतुबी जनजाति के थे। क्या थे? कुतुबी जनजाति थे जो तुर्क थे। क्या? जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क थे, और तुर्की के साथ साथ एक कुतुबी जनजाति होती है जो तुर्कों में, उस जनजाति से संबंधित थे। जो अजीज कुकी, जो आइए अब हम इनकी कहानी देखते। अजीज कुकी ने इसे दास के रूप में खरीदा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अजीज कुकी ने दास के रूप में खरीदा। क्या? दास के रूप में खरीदा। पहले के काल में क्या होता था हम आपको बताएं कि दासों की मंडी लगा करती थी। क्या? दासों की मंडी लगा करती थी। जैसे कि आज के समय में आप सामान्य रूप में देखते हैं कि बाजार में कुछ वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हुए या मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें मार्केट में आज के समय में उपलब्ध हैं। और वैसे ही
उस काल में जो बाजार लगा करते थे उसमें मानव की खरीद बिक्री होती थी। क्या? मानव की खरीद बिक्री होती थी, जैसे दास की खरीद बिक्री माना जाता था। यानी कि अगर किसी ने बाजार से किसी भी व्यक्ति को दास के रूप में खरीद लिया तो वह हमेशा के लिए उसी व्यक्ति का ही गुलाम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गुलाम माना जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति उसके पास रहता है। अगर मालिक जो है, मालिक अगर उस दास या गुलाम को किसी और के हाथ में बेच दे तो वह उसका गुलाम हो जाएगा और इसकी गुलामी से मुक्त हो जाएगा। क्या है, पहले के ज़माने में दासों की मंडी लगा करती थी, इन्हीं मंडी को बाजार कहते थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, अजीज कुकी ने दास के रूप में खरीदा। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया। क्या? अजीज कुकी से, जो अजीज कुकी है, अजीज कुकी से मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह अपनी पिटवा से यह गौरी का खास बन गया। यानी कि उसके अंदर इतनी पिटवाशाली गुण थे कि वह मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी का करीबी बन गया। क्या बन गया? करीबी बन गया। करीबी बनने के कारण गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने इसे अस्तबल का प्रधान घोषित कर दिया। क्या कह दिया? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अस्तबल का प्रधान पद घोषित कर दिया। यानी कि जो अस्तबल का प्रधान पद होता है वह प्रधान पद मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश यानी कि जो ऐबक है, ऐबक को प्रदान कर दिया। आइए अब हम आगे देखते हैं कि कहानी कहाँ से कहाँ तक चलती है। फिर ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्या? धारण नहीं की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्या नहीं की? क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? गुलाम था। और गुलाम होने के कारण उसने अपने जीवन काल में, यानी कि उसने जीवन काल में कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। क्या नहीं किया? उसने कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया। फिर वह मालिक और सिर्फ सलाहकार मानता था। यानी कि वह सिर्फ अपने आप को मलिक, क्या मलिक और सिपा सलार मानता था। क्या मानता था? सिपा सलार मानता था। गौरी के, जो गौरी है, गौरी के बड़े भाई जो गौरी के बड़े भाई यानी कि जो गौरी के बड़े भाई हैं, बड़े भाई मोहम्मद बिन कासिम थे। क्या थे? मोहम्मद बिन शाम थे। क्या थे? गौरी के, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के बड़े भाई जो है मोहम्मद बिन शाम थे। क्या थे? मोहम्मद बिन शाम से। तो मोहम्मद बिन शाम से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद, क्या? मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में, क्या? 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। क्या मिली? ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। इससे पहले जो ऐबक था वह अपने आप को गुलाम ही मानता था। और जब मोहम्मद गौरी के बड़े भाई से कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया तो फिर उसने अपनी मुक्ति पद के बाद अपनी जो मुक्ति पद है उससे फ्री हो गया। यानी कि जो गुलाम मानता था, गुलाम से वह फ्री हो गया। यानी कि गुलाम जैसी जो उपाधि थी, दास जैसी उपाधि थी, वह इस चीज़ से आज़ाद हो गया। क्या हो गया? आज़ाद हो गया। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं? ऐबक के निर्माण काल, यानी कि अपने जीवन काल में, क्या?
अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कार्य किए। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। मस्जिद कौन थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। यह मस्जिद का निर्माण जो है मस्जिद का निर्माण 27 जेनेवा विष्णु मंदिर को तोड़कर करवाया। यानी कि जब मस्जिद का कार्य चल रहा था तो मस्जिद के कार्य चलने के दौरान विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि पत्थर, चूना, संगमरमर, ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है मस्जिद बनाने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनाने के दौरान 27 मंदिरों को तोड़ फोड़ कर वहाँ से सामग्री को एकत्रित करने का कार्य कर दिया और उन्हीं कार्य के दौरान कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक ने दिल्ली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार बनवाई। कुतुब मीनार बनवाई। जो दिल्ली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जो सूफी संत हैं, उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। एक मंजिल यानी कि प्रारंभिक पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और आगे की 3 मंजिलों का निर्माण यानी कि आगे की 3-4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कार्य किया गया। यानी कि एक मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया और आगे की 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। और फिर इसके बाद आगे की जो कुछ इमारतें थीं यानी कि कुछ ऊपरी थी, 5 मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और ऐबक ने अपने जीवन काल में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में यह कार्य किए। और इन कार्य के बाद फिर कुछ कार्य और भी किए। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली पर बैठने के बाद 2 दासों से अधिक दिक्कत थी। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। और बैठने के बाद जब शासन सत्ता अपने हाथ में आई तो दरबार में 2 दास ऐसे थे जिससे कि ऐबक को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी। यानी कि जो दास हुआ करते थे उन दासों से ऐबक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और वह दास थे, एक था नसरुद्दीन ख्वाजा। नसरुद्दीन ख्वाजा। और दूसरा था तजाउद्दीन यल्दौज। पहला था नसरुद्दीन ख्वाजा और दूसरा था तजाउद्दीन यल्दौज। ऐबक ने अपनी बहन की शादी ख्वाजा से कर दी। यानी कि ऐबक ने एक
रणनीति और कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपनी बहन की शादी ख्वाजा से कह दी। क्या कह दी? ख्वाजा से कह दी। नसरुद्दीन ख्वाजा से कह दी। फिर इसके बाद ऐबक की मृत्यु हो जाती है और ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। क्या? ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। क्या? ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। फिर इसके बाद जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था। क्या था? ऐबक का दामाद था। ये क्या था? ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने के समय बदायूं का इख्तियार था। क्या था? क्या था? इख्तियार था। क्या था? बदायूं का इख्तियार था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। क्या था? दामाद। तो इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने के समय, इल्तुतमिश सुल्तान बनने के समय बदायूं का इख्तियार था। क्या था? सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इख्तियार था। क्या था? बदायूं का इख्तियार था। और उसने ग्वालियर को भी जीता था, यानी कि उसने ग्वालियर को भी जीता था। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को यल्दौज से खतरा था। क्या था? यल्दौज से खतरा था। और तराइन के तीसरे युद्ध में, तराइन के तीसरे युद्ध में 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया। क्या? 1215 ईस्वी के जो तराइन के तीसरी युद्ध में, यानी कि तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में, उसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया। क्या? यल्दौज को हरा दिया। इल्तुतमिश ने फिर, यानी कि इल्तुतमिश ने 1228 में, क्या? 1228 में ख्वाजा को हराकर, यानी कि ख्वाजा है, एक था यल्दौज, दूसरा था ख्वाजा। तो पहले यल्दौज को तराइन के तीसरे युद्ध में 1215 ईस्वी में हरा दिया। फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में ख्वाजा को हराकर, क्या? ख्वाजा को हराकर सिंध, मुल्तान को दिल्ली में मिला लिया। क्या? सिंध, मुल्तान को दिल्ली में मिला लिया। यानी कि इल्तुतमिश की दो कठिनाइयाँ समाप्त हो गई, एक यल्दौज और दूसरा ख्वाजा। यानी कि इल्तुतमिश ने दोनों के युद्ध के दौरान पराजित कर दिया। फिर इसके बाद इसी समय, यानी कि इसी समय मंगोल आक्रमण, यानी कि मंगोल आक्रमण का खतरा भी था। यानी कि उस समय क्या है, मंगोल आक्रमण भारत के आपसी, मतलब भारत के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे थे। यानी कि आसपास के क्षेत्रों में मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो मंगोलों ने चंगेज खां की सहायता, यानी कि चंगेज खां की सहायता से गजनी के ख्वारिज शाह को हराकर उसका राज्य तहस नहस, यानी कि मिटा दिया। क्या? मंगोलों ने चंगेज खां, यानी कि मंगोल थे जो, मंगोलों ने चंगेज खां की सहायता से गजनी के ख्वारिज शाह को हराकर, जो गजनी का ख्वारिज शाह था उसको हराकर उसका राज्य तहस नहस कर दिया, यानी कि उसका राज्य समाप्त कर दिया। फिर जो ख्वारिज शाह है, ख्वारिज शाह के पुत्र मंगवनी का पीछा कहते जो मंगवनी है ख्वारिज शाह का पुत्र, उसका पीछा करते करते मंगोल सिंधु नदी के तट पर आ गए। क्या आ गए? सिंधु नदी के तट पर आ गए, जो हमारे उत्तर भारत की ओर नदी है। क्या? सिंधु नदी जो है हमारी उत्तर भारत की ओर है, ऐसे, यानी कि उत्तर भारत इस साइड है। सिंधु नदी जो है हमारी यहाँ से बहती है
यहाँ पर मंगोल आक्रमण करते करते आ गए और यहीं से लगा हुआ दिल्ली वाला क्षेत्र था। क्या था? यहीं से दिल्ली वाला क्षेत्र था। तो इससे क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलने का परिणाम मिलता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती। और यहीं पर इल्तुतमिश ने, जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन है, आई एम सो सॉरी, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मंगवनी को मंगोलों के आक्रमण से बचाने में कोई सहायता नहीं दी। क्या? कोई भी सहायता नहीं दी। आइए अब हम इसमें देखते हैं। इल्तुतमिश से शाह ने, इल्तुतमिश से शाह ने शरण मांगी। क्या मांगी? शरण मांगी। लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। यानी कि मंगवनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मंगवनी को शरण देने से मना कर दी। और इसी वजह से इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। क्योंकि उस समय क्या था, यानी कि जब मंगोलों का आक्रमण प्रारंभिक दिल्ली काल जब स्थापित हो ही रहा था, दिल्ली सल्तनत इतनी मजबूती में नहीं था। क्या? दिल्ली सल्तनत इतनी मजबूती में नहीं था कि मंगोलों का आक्रमण सहन कर सके या मंगोलों के साथ युद्ध कर सके। और इसी कारण इल्तुतमिश ने अपनी राजनीति और कूटनीति का प्रयोग करते हुए मंगवनी को शरण देने से मना कर दिया। क्या? शरण देने से मना कर दिया। और इसी वजह से मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, यानी कि भारत पर आक्रमण नहीं किया। वो ये वाला क्षेत्र है जो हमारा सिंधु नदी वाला क्षेत्र। सिंधु नदी जो है दिल्ली के समीप है, यानी कि दिल्ली के समीप है। और इसी वजह से मंगवनी ने दिल्ली में जाकर इल्तुतमिश से सहायता की भीख मांगी। लेकिन इल्तुतमिश ने अपना बचाव करते हुए मंगवनी को कोई भी सहायता नहीं दी, जिससे मंगोलों ने यह सोचा कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन है वह हमारा सहयोगी ही होगा, क्योंकि अगर सहयोगी नहीं होता तो वह हमारा युद्ध करने के लिए शरण दे देता मंगवनी को। लेकिन अगर शरण नहीं दी तो वह हमारा शत्रु नहीं, आपसी मित्र ही माना जाएगा। फिर आइए अब हम आगे की कहानी को देखते हैं। क्या? आगे की कहानी को देखते हैं। और इसने अपना साम्राज्य मुल्तान से, यानी कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य मुल्तान से बंगाल, यानी कि मुल्तान से बंगाल, राजस्थान और कन्नौज। क्या? मुल्तान से बंगाल, राजस्थान, कन्नौज, ग्वालियर तक फैला लिया। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता चला गया। बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, कन्नौज हो गया। यहाँ तक उसने, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में यहाँ तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। 1205 से 1206, 1205 से 1206 में इल्तुतमिश, गौरी तीनों ने मिलकर खोखा जो जनजाति है उसका विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाया। क्या? विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाया। इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ने मिलकर जो खोखा जनजाति है उसको विद्रोह के दबाने के लिए अभियान चलाया। और इस अभियान में इल्तुतमिश ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। यानी कि इल्तुतमिश ने इस युद्ध के दौरान अपनी वीरता, साहस का परिचय दिया
और गौरी ने इसे प्रभावित होकर इस युद्ध में गौरी प्रभावित होकर उसे दास्ता के मुक्त करने का आदेश देता है। यानी कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश की प्रतिभाशाली युद्ध देखकर उसने इल्तुतमिश को गौरी ने दास मुक्त कर दिया, यानी कि दास के चंगुल से मुक्त कर दिया। फिर आइए अब हम देखते हैं आगे की कहानी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने गुलामी से ऊपर उठकर सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत को पुनः स्थापित किया। यानी कि इस प्रकार जो इल्तुतमिश है, गुलामी से ऊपर उठकर गुलामी से ऊपर उठकर सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत को पुनः स्थापित कर लिया। पुनः स्थापित कर लिया। इसी कारण उसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए। एक सिक्का चलाया चांदी का। चांदी का जो 175 ग्रेन है या 175 ग्रेन है, और दूसरा चलाया तांबे का सिक्का, यानी कि जीतल। जीतल। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की उपाधि है सुल्तान खलीफा। सुल्तान और खलीफा। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40% सरदारों का 40% सरदारों का एक दल गठित किया। एक दल गठित किया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। और यही 40% दास, यानी कि तो 40 दास हैं, आगे चलकर रजिया सुल्तान की मृत्यु का कारण बनते हैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु का यही चहलगानी मृत्यु का कारण बनते हैं। मृत्यु का कारण बनते हैं। इस प्रकार इल्तुतमिश ने गुलामी से ऊपर उठकर सफलतापूर्वक पुनः स्थापित की, यानी कि दिल्ली सल्तनत को पुनः स्थापित कर लिया। फिर यहाँ पर स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश के कार्य देखते हैं। इल्तुतमिश के जो मुख्य कार्य हैं, आइए हम उनको देखने का प्रारंभ करते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सुल्तान गढ़ी का भी निर्माण करवाया। सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया। तुर्कों द्वारा पहला मकबरा इसी ने बनवाया गया। तुर्कों द्वारा पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया। इसने नागौर यानी कि राजस्थान में असार किनका दरवाज़ा बनवाया। और इसी से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। इल्तुतमिश से ही प्रेरित होकर अकबर ने भी एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं में हौजे
शमसी बनवाई, क्या हौजे शमसी बनवाई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बना, यानी कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बना। 1236 ईस्वी में बमियान, यानी कि 1236 ईस्वी में बमियान पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि आक्रमण करने के लिए जाते समय रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो बमियान है, बमियान पर आक्रमण करने के दौरान इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में हो जाती है। यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। फिर इसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन, यानी कि शासका बनती है। क्या बनती है? शासका बनती है। रजिया सुल्तान को दिल्ली की जनता और अमीरों का समर्थन प्राप्त था, यानी कि रजिया सुल्तान को अमीरों एवं जनता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन सूबेदार और यहाँ पर अमीर तुर्क थे, क्या अमीर तुर्क थे, वह रजिया के सिंहासन पर बैठने को नापसंद कहते थे। यानी कि रजिया जो बैठती थी दिल्ली सल्तनत पर, यानी कि दिल्ली गद्दी पर, तो वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इसी कारण से रजिया सुल्तान का दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने में बहुत ज़्यादा विरोध होता था। क्या बहुत ज़्यादा विरोध होता था। और इसी विरोध का सामना करते करते रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जो रजिया सुल्तान का कार्यकाल है 1236 से 1240 ईस्वी तक है। क्या 1236 से 1240 ईस्वी तक है। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग कर, क्या पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह वस्त्र धारण कर लिए। क्या पुरुषों की तरह वस्त्र धारण कर लिए। और रजिया का विरोध तुर्कों ने खुलकर किया। क्या रजिया का जो विरोध है तुर्कों ने खुलकर किया। क्या तुर्कों ने खुलकर किया। फिर रजिया ने, यानी कि रजिया ने भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया नामक तुर्क सरदार से निकाह, यानी कि विवाह कर लिया। क्या विवाह कर लिया। निकाह यानी कि विवाह कर लिया। विवाह इसलिए किया था कि उसकी मजबूती आ सके, यानी कि वह मजबूत हो सके। लेकिन रजिया सुल्तान असफल रही और बहरम शाह जो कि तुर्क नेता था हमेशा रजिया का विरोध करता था। क्या रजिया का विरोध करता था। रजिया अल्तुनिया ने अपनी संयुक्त सेना लेकर बहरम शाह पर आक्रमण कर दिया। यानी कि रजिया और अल्तुनिया ने अपनी संयुक्त सेना लेकर बहरम शाह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बहरम शाह ने तुर्क अमीरों की मदद से रजिया और अल्तुनिया की कैथल नामक स्थान पर हत्या कर दी। क्या अल्तुनिया की और रजिया की कैथल नामक स्थान पर हत्या कर दी। और यहाँ पर रजिया सुल्तान का चैप्टर क्लोज होता है, यानी कि यहाँ पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। यानी कि यहाँ पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद 1240 से 1242, क्या 1240 से 1242 में बहरम शाह, क्या बहरम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यानी कि रजिया के बाद अगला शासक यही बना। और एक्तगीन तुर्क सेना के नायब, क्या
एक्तगीन तुर्क नेता को नायब-ए-ममलिकत के पद पर नियुक्त किया। जो एक्तगीन है, एक्तगीन तुर्क नेता था, उसको नायब-ए-ममलिकत के पद पर बैरम शाह ने नियुक्त किया। यह पद मिलते ही सत्ता में अपने हाथों में ले ली और बैरम शाह को यह बात पसंद नहीं आई और उसने एक्तगीन की हत्या कर दी। एक्तगीन की हत्या कर दी, यानी कि एक्तगीन को बैरम शाह ने नायब-ए-ममलिकत के पद पर नियुक्त किया और एक्तगीन जो पद पर धारण करते ही उसने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और यह बात बैरम शाह को नापसंद थी। बैरम शाह को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी कारण से एक्तगीन की बैरम शाह ने हत्या कर दी। बैरम शाह ने हत्या कर दी। फिर इसके बाद क्या होता है, बैरम शाह के विरोधी बन जाते हैं, यानी कि बैरम शाह के जो तुर्क हैं, तुर्की विरोधी बन जाते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। इस घटना के बाद तुर्क बैरम शाह से नफरत करने लगे और दिल्ली विद्रोह में इसकी हत्या कर दी। यानी कि एक्तगीन की हत्या बैरम शाह ने कर दी। तो एक्तगीन की हत्या होने के बाद तुर्क ने बैरम शाह का विरोध किया और दिल्ली विद्रोह में बैरम शाह की हत्या कर दी। बैरम शाह की हत्या कर दी और यहाँ पर बैरम शाह का चैप्टर भी क्लोज होता है। यहाँ पर बैरम शाह का भी चैप्टर क्लोज होता है। फिर इसके बाद अगले शासक आते हैं मसूद शाह। क्या आते हैं? मसूद शाह, जो 1242 से 1236, यानी कि 1242 से 1246 तक रहे। 1246 तक रहे। इसका भी पतन बहराम की तरह हो गया, यानी कि इसका भी पतन बैरम शाह की तरह हो गया। और इसी के समय बलबन अमीर हाजिब नियुक्त हुआ, यानी कि इसी के समय दिल्ली में बलबन ने अमीर हाजिब नियुक्त हुआ और वह धीरे धीरे अभी अधिकार अपने हाथों में लेता गया। यानी कि धीरे धीरे बलबन है दिल्ली के जो अधिकार हैं अपने हाथों में लेता गया। और फिर आगे देखते हम। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1265 तक रहे। नसरुद्दीन महमूद हैं, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक रहे। बलबन के अधिकार, यानी कि बलबन ने अधिकतर साम्राज्य के अधिकार अपने हाथों में ले लिए। यानी कि जो बलबन है, बलबन ने अधिकतर अधिकार अपने हाथों में ले लिए, किंतु विद्रोह से बचने के कारण उसने उत्तराधिकारी महमूद को सुल्तान बनाया। यानी कि जो बलबन है, बलबन एक कूटनीति और राजनीति करता बहुत विशेष था। उसने गद्दी पर न बैठते हुए गद्दी पर पूरे कार्य करता था और दिल्ली सल्तनत के सभी अधिकार अपने हाथों में लिए लेता था, यानी कि अपने हाथों में लिए रहता था। और वह विद्रोह से बचने के लिए उत्तराधिकारी महमूद को सुल्तान बनाया और वह अपनी गद्दी पर नहीं बैठा। और सुल्तान ने तुर्कों से समझौता करके, यानी कि जो सुल्तान है, सुल्तान ने तुर्कों से कब्जा करके सत्ता को स्पष्ट कर दिया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया। यानी कि यहाँ पर बलबन ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपनी पुत्री का विवाह बलबन से, यानी कि अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कह दिया। यानी कि यहाँ पर रिश्ते बन चुके हैं। जब रिश्ते बन जाएंगे तो फिर किसी भी प्रकार का युद्ध
हो ही नहीं सकता, यानी कि युद्ध नहीं हो सकता। सुल्तान ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। जब शादी हो गई तो इसके बाद बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। और इसी के शासनकाल में बलबन एक शक्ति के रूप में उभरा, और 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यानी कि जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो फिर इसके बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर वह इसलिए नहीं बैठा पहले, क्योंकि दिल्ली पर विभिन्न प्रकार की आपसी असमंजस न बैठने के कारण आपसी युद्ध हुआ करते, यानी कि आपसी युद्ध होते थे। और आपसी युद्ध होने के कारण वहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठना तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती। और इसी से बचने के लिए बलबन ने गद्दी पर न बैठना उचित समझा और वह गद्दी पर नहीं बैठा। गद्दी पर जब बैठा जब उसने तुर्कों का पूरा सहयोग अपने पक्ष में कर लिया, और फिर इसके बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब आइए हम देखते हैं आगे की कहानी के बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत पर बलबन का अधिकार बढ़ता हुआ, और दिल्ली सल्तनत फिर बलबन के बाद धीरे धीरे पतन की ओर, यानी कि गुलाम वंश धीरे धीरे पतन की ओर जाता जाएगा। फिर इसके बाद गुलाम वंश के पतन होने के बाद खिलजी वंश का आरंभ होगा। क्या होगा? खिलजी वंश का आरंभ होगा। आइए अब हम बलबन की कहानी को समझते हैं। बलबन की कहानी को समझते हैं। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 के बीच में बैठा, यानी कि 1265 से 1287 के बीच में बैठा। बलबन बचपन से ही मंगोल द्वारा पकड़ लिया, यानी कि बचपन से ही बलबन मंगोलों के अधिकार में रहा। मंगोल के अधिकार में रहा, जिसे उन्होंने गजनी के बसरा के निवासी जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया। और कुछ समय बाद उसे दिल्ली लाया गया, और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया और यह गुलाम हो गया। यानी कि जो बलबन है, बलबन की कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? बलबन की कहानी मंगोलों से प्रारंभ होती है। बलबन को मंगोलों ने पकड़ लिया, और मंगोलों ने पकड़ने के बाद उन्होंने गजनी के बसरा निवासी जो थे जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया। और फिर इसके बाद वह दिल्ली आया, यानी कि दिल्ली लाया गया। और दिल्ली के बाद ग्वालियर विजय, यानी कि ग्वालियर में विजय के बाद इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया, और यह गुलाम इल्तुतमिश का बलबन बन गया। यानी कि बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम बन गया। फिर इसके बाद अब आगे की कहानी देखते हैं कि बलबन ने अपने शासनकाल में क्या कार्य किए। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति को चलाया, यानी कि बलबन ने रक्त और लोहे की नीति को चलाया। इसने सम्राट के पद को देवीय घोषित कर दिया, यानी कि जो बलबन है, बलबन ने जो सम्राट है, सम्राट के पद, यानी कि सम्राट के पद को देवीय घोषित कर दिया। वह अपने शासन के दौरान जनता और अपने जितने भी पदाधिकारी हुआ करते थे उसके, वह अपने आप को यह घोषित करता था कि मैं एक देवीय रूप हूँ, यानी कि मुझे अल्लाह ने मुझे यहाँ पर धरती पर भेजा है राज करने के लिए और शासन सत्ता को चलाने के लिए।
मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। और इसी कोरी कल्पनाओं से उसने जनता और जो प्रशासन था, प्रशासन के सभी अधिकारियों को भ्रमित किया और सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसने सिजदा यानी कि सर झुकाकर बैठना, पेबोस यानी कि पाँव को चूमना प्रथा की शुरुआत की। यानी कि बलबन ने सिजदा और पेबोस के प्रथाओं को भी शुरुआत की जाए। फिर आगे देखते हैं हम, इसने तुर्की चहलगानी गुलाम वंश यानी कि गुलाम जो है 40 गुलाम को समाप्त किया। यानी कि बलबन ने जो तुर्की चहलगानी पद को समाप्त कर दिया। यानी कि तुर्की चहलगानी पद को समाप्त कर दिया। हर साल फारसी त्यौहार नौरोज को मनाता था। यानी कि हर साल बलबन फारसी त्यौहार हुआ करता था नौरोज, उसको मनाता था। गुप्त विभाग बरीद ए ममालिक का गठन किया। जो गुप्त विभाग होता था, गुप्त विभाग बरीद ए ममालिक का पद का गठन किया। और बलबन के पुत्र मोहम्मद खां और बुगरा खां थे। जो बलबन है, बलबन के 2 पुत्र थे, एक मोहम्मद खां और बुगरा खां। और बलबन के दोनों आयुक्त पुत्र थे। क्या थे? आयुक्त पुत्र थे। फिर इसके बाद क्या है, आगे की कहानी हम देखते हैं। मुल्तान, सिंध और लाहौर पर शासन करते समय मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। यानी कि बलबन जो है मुल्तान, सिंध और लाहौर पर शासन करते हुए मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। और 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर बलबन का भी चैप्टर क्लोज होता है। दिल्ली सल्तनत में, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत जब प्रारंभ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होती है। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होती है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती हैं। फिर रजिया सुल्तान के बाद बलबन आते हैं। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के शासक आते हैं और लास्ट में क्यूमस है, जो क्यूमस पर गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और फिर इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। आइए हम इसको भी हम देखते हैं। भारत में पहला मकबरा बलबन का जो शुद्ध इस्लामिक शैली से बना। क्या? शुद्ध इस्लामिक शैली से बना। क्या? शुद्ध इस्लामिक शैली से बना। फिर इसके बाद आते हैं केकूबाद, बुगरा खां का पुत्र। क्या? केकूबाद, बुगरा खां का पुत्र। बलबन के बाद यह गद्दी पर बैठा। निजामुद्दीन नामक व्यक्ति ने इसे भोग विलास की ओर प्रेरित कर दिया और शासन को पूरी तरह बागडोर अपने हाथों में ले ली। और 1238 में केकूबाद ने निजामुद्दीन को विष दिलाकर मरवा दिया। क्या? विष दिलाकर मरवा दिया। यानी कि विष दिलाकर मरवा दिया। इसी समय केकूबाद को लकवा मार गई और वह मर गया। यानी कि इसी समय केकूबाद को लकवा मार गई और वह मर गया। और इसके बाद इसका पुत्र 3 साल का था और 3 साल के पुत्र को गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था क्यूमस। यानी कि गद्दी पर 3 साल के बेटे को बैठाया और शमसुद्दीन का खिताब दिया। और 3 साल बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उचित समय देखकर क्यूमस की हत्या कर दी और नदी में फेंक दिया। यानी कि क्यूमस की हत्या करके नदी में फेंक दिया। और इसी प्रकार दिल्ली में गुलाम वंश का अंत हो गया।
यानी कि इसी कहानी के रूप में दिल्ली में गुलाम वंश का अंत हो गया और अंतिम शासक क्यूमस थे। यानी कि अंतिम शासक क्यूमस थे। कौन थे? क्यूमस थे। अब क्यूमस की कहानी जब यहाँ ख़त्म होती है तो इसी के साथ दिल्ली में गुलाम वंश की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी कि दिल्ली में गुलाम वंश की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। आइए हम एक ओवरव्यू यानी कि रिवीजन के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, और फिर इसके साथ ही हम आज की क्लास को समाप्त करने की ओर चलेंगे। आइए हम थोड़ा एक बार लास्ट बार देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और अपनी क्लास के दौरान हमने दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक जो गुलाम वंश है उसमें क्या क्या कवर किया। और अगर हम आपको बताएं तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और गुलाम वंश को हमने इतने डायमेंशन के साथ कवर करते हुए बताया है कि आपको गुलाम वंश को कहीं भी किसी भी किताब से या किसी भी क्लासेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने गुलाम वंश को इतनी आसानी, सरल भाषा और इतने अच्छे तरीके से कवर किया है कि शायद ही कोई ऐसी क्लासेस उपलब्ध कराएगा। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दीजिए। आइए अब हम रिवीजन के आधार पर देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहले हमने जब शुरुआत में देखा था कि हमने शुरुआत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये हमारे प्रारंभिक थे। फिर इसके बाद हमने देखा गुलाम वंश की शुरुआत। ऐबक को हमने पढ़ा, इल्तुतमिश को हमने पढ़ा, रजिया सुल्तान को पढ़ा और गयासुद्दीन को पढ़ा। फिर इसके बाद हमने यह देखा कि ऐबक ने क्या क्या कार्य किए, और फिर ऐबक के बाद हमने देखा ऐबक ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। फिर ऐबक के बाद हमारे जो विभिन्न यानी कि विभिन्न शासक हैं वो आए, उन सभी शासकों को हमने धीरे धीरे कवर करते चले गए। यानी कि धीरे धीरे हम कवर करते चले गए, यानी कि हमने आराम से पूरे गुलाम वंश को आसान भाषा में और आसान तरीके से कवर कर लिया। यानी आसान भाषा में आसान तरीके से कवर कर लिया। और यह हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट यानी कि गुलाम वंश पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। और हम आज आपको यहीं पर आपसे क्लास ऑफ करने का निवेदन करते हैं। हम आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके बाद अगली क्लास में खिलजी वंश को प्रारंभ करेंगे। खिलजी वंश को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की विभिन्न प्रकार की क्लासें और विभिन्न प्रकार की जानकारी अपडेट कराते रहेंगे। और हमारा जो टारगेट है प्रीलिम्स 2023, इसके लिए हम सभी विषयों की सीरीज चला रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सभी विषयों की क्लासेस देख सकते हैं, और क्लासेस देखने के साथ साथ आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया है। उपलब्ध कराया है? आप सभी लोग टेलीग्राम पर जाकर हमारी क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी लोगों का हमारी क्लासेस देखने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।